नमस्कार, मैं प्रबल सर फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास है हमारी वैद्युत द्रव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा है निरक्षीय स्थिति या इसको हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, अब निरक्षीय का मतलब क्या होता है? निरक्षीय का मतलब अक्ष के लंबवत होता है या अक्ष के ऊर्ध्वाधर भी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो सकता है आपका निरक्षीय से आ जाए या आपका अनुप्रस्थ आ जाए, कहीं से भी आपका आ सकता है। और इसको सॉल्व करने से पहले देखो प्रोसीजर बिल्कुल हमारा सॉल्व करने का तरीका जैसा फर्स्ट पार्ट का था बिल्कुल सेकंड पार्ट का रहेगा, बस चित्र में थोड़ा अंतर रहेगा। ठीक है, उस चित्र को ही आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, चित्र समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में ये कहा है इन्होंने कि वैद्युत द्रव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो पूरा क्वेश्चन क्या है, तो पूरा क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिलेगा, वैद्युत द्रव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह क्वेश्चन आपको मिलेगा वैद्युत द्रव के कारण अनुप्रस्थ स्थिति में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन का आंसर आपका यही चलेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे वैद्युत द्रव की बात कर रहा है तो हमें पता है कि वैद्युत द्रव क्या होता है, हमेशा दो आवेशों से मिलकर बनता है। एक आवेश प्लस का होता है, एक कैसा होता है, माइनस का। ठीक है, और दोनों आवेश परमाणु में कैसे होते हैं, बराबर, और दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ले लिया वैद्युत द्रव, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। ए और बी। ठीक है, ये प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। ठीक, और दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है, 2l है। ये अल्प दूरी है, ये आप याद रखना। हम l भी ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हमने कितना ले रखा है, 2l ले रखा है। ठीक है, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि निरक्षीय स्थिति यानी अक्ष के लंबवत, तो हमने क्या किया, इसका मध्य बिंदु O ले लिया। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है द्रव का O, तो पूरी दूरी कितनी थी, 2l, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी l और ये भी दूरी आपकी हो जाएगी क्या, l। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब है इस मध्य बिंदु जो उसकी द्रव की जो अक्ष है उस अक्ष के लंबवत। ठीक है, और लंबवत का मतलब होता है 90 अंश का कोण। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये मध्य बिंदु है, अक्ष के लंबवत लेंगे और 90 अंश का कोण लेंगे, यानी जो ये एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब बात ये हो गई इसकी, तो ये बिंदु हमने P ले लिया। मध्य बिंदु O से जो बिंदु P तक की दूरी है वो कितनी है, r है। ठीक है, अब हमारा तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, यानी तीव्रता निकालने के लिए हमें आवेश और दूरी पता होनी चाहिए। अब आवेश दूरी का मतलब क्या है कि इस आवेश से जिस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं वहाँ तक की दूरी r होती है। तो r क्या होती है कि जिस आवेश से जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहाँ तक की दूरी होती है क्या, आपकी r। ठीक है, तो हम इस आवेश से बिंदु P तक या ये कह सकते हैं इस आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो दूरी पता अगर हमें करनी है तो हमें इस बिंदु यानी ये कह सकते हैं प्लस Q आवेश को हमें बिंदु O से मिलाना पड़ेगा। चलिए हमने मिला दिया, या बिंदु A से बनाना पड़ेगा। ऐसी माइनस Q जो आवेश है, इस आवेश से बिंदु P तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए, तो इसको भी हमें मिलाना पड़ेगा। चलिए हमने इसको भी मिला दिया। क्लियर। अब ये जो एंगल है हमने थीटा मान लिया, कितना मान लिया, थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा मानेंगे। ठीक है, क्योंकि बराबर चलेगा हमारा। ठीक, अब दूसरी बात, ये धनावेश है, चूंकि निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता आपकी कैसी राशि, सदिश, और राशि सदिश होती है उसकी दिशा भी तो होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता करना पड़ेगा इसकी दिशा है। अब देखिए ये प्लस Q आवेश है, तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से सुनिए गौर से कि जो प्लस Q आवेश होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो आवेश से दूर कैसी होती है, प्लस Q आवेश है अगर हमारा तो क्या होगी, आवेश से दूर। कैसी होगी, आवेश से दूर। ठीक है, और अगर हमारा ऋणावेश है तो जो तीव्रता की दिशा होगी वो आवेश की ओर होगी। क्या होगी, आवेश की ओर, यानी आवेश की तरफ होगी।
अगर प्लस क्यू आवेश है तो आवेश से दूर जाएगी, माइनस क्यू आवेश है तो आवेश की ओर होगी, ठीक है। अब चूंकि ये प्लस क्यू आवेश है तो आवेश से दूर होगी, तो इसको ही आपको बिल्कुल सीधा बढ़ाना है, बिल्कुल तिरछा नहीं करना आपको, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए हो गया आवेश से दूर E1, और देखो ये आपका माइनस का आवेश है तो क्या है, माइनस आवेश की ओर, तो यानी एरो कहाँ चाहिए आपका, आवेश की तरफ आना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, आवेश की ओर। इसे मान लिया हमने कितना है, ये तीव्रता E2। तो हमें इतना पता चल गया कि प्लस क्यू आवेश से तीव्रता हमने कितनी मानी है, E1 मानी है, और माइनस क्यू से कितनी मानी है हमने, E2 मानी है। इतनी बात के लिए सभी को हो गई। दूसरी बात, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, तो जो तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनावेश से कहाँ होती है, ऋणावेश की ओर। यानी अगर हमने प्लस इधर लिया है, माइनस इधर लिया तो इधर और होगी, इस ओर होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, हम इस ओर नहीं ले सकते। हाँ तो ले सकते थे, अगर यहाँ प्लस आवेश होता, यहाँ कैसा होता है माइनस, तो प्लस से माइनस तो इधर हम ले लेते, ठीक है। अब चूंकि इधर हमने लिया है प्लस, इधर लिया है माइनस, तो देखो प्लस से कहाँ होती है, माइनस की ओर, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हमने इसको इधर ले लिया, ठीक है। और हमने जो परिणामी तीव्रता है वो हमने मान ली कितनी, कैपिटल E बराबर। अब ये मान कैसे निकलेगा वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही समझेंगे हम, ठीक है। अब देखिए आप, अगर आपका ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया, कितना हो गया, थीटा। क्लियर ना सभी को। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर इस जगह या यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए ये कोण हमने थीटा माना है, ठीक। अब आप ध्यान से एक बार फिर से सुनिएगा कि जो राशि सदिश हो, कैसी हो, सदिश हो, और वो 90 अंश से कम का कोण बनाती हो, तो आप हमेशा उस राशि को दो घटकों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, विभाजित। कितने घटकों में, दो घटकों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर E1 की बात करें तो बेटा E1 के हमारे दो घटक चलेंगे, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, दूसरा चलेगा हमारा क्या, E2 cos थीटा। अब बात ये, सॉरी E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, ये हम क्या, सॉरी E1 sin थीटा और E1 cos थीटा, ये दो घटक हमारे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा हम अप्लाई करेंगे, कौन सा यहाँ पे काम करेगा, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, ये तीव्रता हमें पता है यहाँ पर कितनी है, E1, और यहाँ पर निकालनी है। तो जो राशि हमको पता हुआ करे और जिसको निकालना हुआ करे उस पर लंब डाला कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ से, ये हमें पता है यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर लंब बनना चाहिए। देख बन गया लंब, यानी 90 अंश बन गया। एक बार फिर सुनिए, आप यहाँ से इस पर लंब नहीं डाल सकते, क्योंकि रूल क्या कहता है हमारा कि जो राशि पता है और जिसको हमें फाइंड करना है, पता करना है, उस पर लंब डालते हैं। या सीधी बात कह सकते हैं कि जिस राशि को पता करना है वहाँ पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए। देखिए 90 अंश का कोण बन गया हमारा। अब देखिए, अब ये आपका बन गया छोटा सा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की सिर्फ एक ही कहानी होती है कि जो भी हम समकोण त्रिभुज में कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये आपका क्या हो गया, लंब। जो कोण 90 अंश का बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यानी कर्ण, यानी ये K बन गया, और जो बचता है वो आपका क्या हो गया, आधार। क्लियर ना। अब इस पूरे त्रिभुज में आपको ये पता है ये कितना है आपका, E1 है, और ये आपको निकालना है यहाँ पर। अब E1 है क्या, कर्ण वाला है, एक ये वाला हमारा क्या, आधार है, यानी आधार कर्ण की बात हो रही है यहाँ पे। तो आधार कर्ण संबंध किस में होता है, कॉस में, तो हम कौन सा लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। तो आप लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। आपको आधार निकालना है, कर्ण आपको क्या दिया है, E1। तो आप जब यहाँ से A का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, E1 cos थीटा। तो इसका मतलब है यहाँ कितना निकला, E1 cos थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे इस वाले की, ठीक है। अब इसको यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं, क्योंकि सिर्फ समझने के लिए सब कुछ हमने किया था। अब देखें यहाँ से, अगर आपका ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा होगा, किस नियम से, एकांतर कोण से। और ये जो थीटा हमने इसको लिया था, ये हमने संगत कोण से लिया था।
क्लियर है सभी को? तो चलिए ये भी आपका कितना हो गया थीटा, क्लियर। अब थीटा हो गया, बात फिर से वही आ गई। देखिए बेटा हमें ये E2 पता है और ये निकालना है, तो जो पता होता है वहाँ से और जिसको निकालना होता है उस पर लंब डालते हैं, यानी लंब इस पर डालना चाहिए। कहाँ से डालेंगे? इस E2 से। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो ये कितने अंश का बन गया, 90 अंश का। तो थोड़ा हम इसको अलग से बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये इस तरीके से बन गया, क्लियर। ये P है, ये आपका E2 है और ये आपको निकालना है। तो देखिए और ये आपका एंगल कितना है, थीटा। तो हमने भी आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज से एक ही कहानी ये यहाँ पे चलेगी कि जो भी कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, ठीक है। और जो भी कोण 90 अंश का होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बचता है वो क्या होता है, आपका आधार। अब देखिए आपको ये पता है E2, और E2 क्या है, आपका कर्ण, तो आपको ये निकालना है, ये आपका क्या आधार, यानी आधार कर्ण की बात कर रहे हैं हम। तो जब आधार कर्ण की बात करेंगे इसका मतलब है कि हम क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, और कॉस बराबर फिर वही बात आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे आधार निकालना है, कर्ण आपको दिया है कितना, E2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा A बराबर E2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, ठीक। अब बात आती है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्या आएगा, चलिए उसकी भी हम बात करेंगे। इसको थोड़ा हम सही तरीके से लिखे दे रहे हैं, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखिए अब यहाँ प्लस है। देखिए चूंकि हमने आपसे बोला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश ऋणावेश की ओर होती है, यानी दोनों के लिए एक ही तरफ है। और जब भी दो चीज़ों की दिशा एक ही ओर होती है तो दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं हमेशा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। अब बात एक थोड़ी और देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात और है हमारी कि यहाँ पर कि ये तो घटक ही हो, दूसरा घटक क्या हो सकता है। देखो दूसरा घटक बेटा जो होगा वो आपका इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये भी जाएगा E1 साइन थीटा, इधर जाएगा E2 साइन थीटा। चूंकि दोनों परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में कैसे होंगे, विपरीत, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। क्योंकि अगर हम जोड़ना चाहें E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, चूंकि दिशा दोनों की विपरीत, देखो इस तरीके का एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दिशा विपरीत चिन्ह किसका आएगा, माइनस। अब आप कहोगे सर ये कैंसिल कैसे हो जाएंगे। देखिए इस चित्र से जो E1 की वैल्यू निकलेगी वही आपकी किसकी वैल्यू निकलेगी, E2 की। चलिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, अभी हम बाद में देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। कैसे खत्म होंगे ये, क्लियर ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे इस प्लस क्यू आवेश से। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कौन सा होगा हमारा, P। P की बात करेंगे तो कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने मान ली कितनी मान थी बेटा, E1। तो हमारा निकलेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। उसके आवेश से दूरी होती है, तो ये आवेश ये रहा और ये रहा, तो ये दूरी तो हमारी कितनी है, AP है। तो चलिए AP। अब बात आती है कि AP तो हमको पता ही नहीं है कि AP क्या है। चलिए AP भी निकालते हैं। देखिए ये आपका देखो हमने क्या होता है, लंबवत होता है, तो ये आपका 90 अंश कोण बन गया। तो जब ये 90 अंश कोण बना तो आपका देखो ये A
ओ और पी आपका बन गया समकोण त्रिभुज, और जिसमें ये आपका क्या हो गया आधार, ये आपका क्या हो गया लंब, और ये आपका क्या हो गया कर्ण। तो जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण आपका निकलेगा यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किससे निकाला हमने? पाइथागोरस प्रमेय से, जिसमें ये आधार है, ये लंब है, ये क्या है कर्ण। तो फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन हो जाएगा आपका वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर भी यहाँ पे लगा है, वर्गमूल लगा है, तो होल स्क्वायर से आपका वर्गमूल हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका निकलेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके और क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे डाल दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 1। अब हम बात करेंगे माइनस आवेश से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इतनी E2 मानी हमने, E2 बराबर कितनी जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन। अब देखिए यहाँ से इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है BP, कितनी है BP, तो हम लिख सकते हैं BP का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, देखिए BP की देखो वैल्यू कितनी है, वर्गमूल के अंदर है आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखिए होल स्क्वायर से आपका क्या खत्म हो जाएगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, आपका वर्गमूल खत्म, होल स्क्वायर खत्म, तो आपका बचेगा यहाँ पर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन वर्गमूल तो हट ही जाएगा और वर्ग खत्म हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे कैसे बिल्कुल सेम है। तो जब हम यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू को रखेंगे तो देखिए एक वैल्यू हमें प्लस की मिलेगी, दूसरी कैसी मिलेगी माइनस की, तो क्या हो जाएंगे ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्लियर ना। तो इस तरीके से ये देखो ये वाला घटक ये वाला घटक क्या जाएगा, एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा। चलिए अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता, लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे यहाँ से E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप बताइए यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ आपको कॉमन मिल रहा होगा cos थीटा, तो हमारा बचेगा E1 प्लस E2 और cos थीटा। ठीक है, अब देखिए E1 E2 की वैल्यू तो हमको पता है, हम निकाल चुके हैं, लेकिन cos थीटा हमको नहीं पता, तो चित्र से हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे हम चित्र से cos थीटा बराबर, देखिए cos बराबर होता है कि आपका आधार बटे कर्ण, तो ये आपका आधार है और ये आपका क्या है कर्ण, तो आधार आपका L है और कर्ण आपका क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। और वर्गमूल का मतलब अगर हम उसे हम घात के रूप में लिखना चाहें, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे होल पावर 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2, घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। क्लियर ना सभी को। अब देखिए यहाँ से तो हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई, तो आप लिख सकते हैं इसलिए कैपिटल E बराबर, देखिए E1 आपको कितना दिया गया है, E1 आपको दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वर्गमूल के अंदर सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, आप चाहो तो देखो यहाँ से
E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू बराबर है ना, तो आप यहाँ बराबर करके भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आप सॉल्व कैसे भी कर सकते हो। दूसरा आपको दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर इतना हो गया। अब ब्रैकेट बना लीजिए आप, और कितना दिया है आपको यहाँ पर cos थीटा की, देखिए वैल्यू, देखिए बेटा cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे होल पावर 1/2। ये हमें दे रखी है क्या, पावर दे रखी है इस तरीके से। क्लियर ना सभी को, इतना सभी को समझ में आया। चलिए इसको थोड़ा हम पीछे लिख देते हैं, हो सकता है आपको ना समझ आ रहा हो। ये देखिए E बराबर E1 लिखा है आपका, E1 कितना दिया है समीकरण 1/2 से, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा देखो लिखा है आपका, इसका मैं निकाला है मान L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे होल पावर 1/2। ये हमारा E की वैल्यू यहाँ पे निकल आई। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जो पद ये लिखा है वही पद ये लिखा है, यानी एक ये लिखा है एक ये लिखा है, तो एक को एक कितना हो जाएगा 2। या हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे ये सारा पूरा पद, तो आपको 1 यहाँ से मिलेगा प्लस के 1 यहाँ पे मिलेगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। और चूंकि इतना हमने कॉमन ले रखा है तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना, यहाँ से बचेगा, चलो लिख देते हैं हम एक बार 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे होल पावर 1/2। इतना मिल गया, हमने कॉमन ले लिया पूरा पद, ठीक है। चलिए इधर को अभी हम रफ कर देते हैं। तो देखिए क्या मिला हमको, तो इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2, तो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे होल पावर 1/2। देखिए यहाँ आपकी पावर 1 है, तो यहाँ आपकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो आपका हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 2QL R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे होल पावर 3/2। चूँकि P = होता है 2QL, ठीक है, तो यहाँ हम P ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा E = और एक बात और लिख सकते हैं आप, चूँकि R > L, यानी R बहुत छोटा है, L कैसा है, R बहुत बड़ा है और L कैसा है, बहुत छोटा, ठीक है। तो अगर दोनों की कंपेयरिंग करें तो ये मान बहुत बड़ा हो गया, ये मान कैसा हो गया, बहुत छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R की तुलना में L का मान छोटा है, तो इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और P अपॉन, देखो ये आपका लगभग 0 हो जाएगा, R स्क्वायर पे होल पावर 3/2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P अपॉन R, ठीक है। तो मात्रा इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्लियर। अगर आप इसको थोड़ा और देखना चाहें, जैसे पूछ दे आपसे सदिश रूप इसका क्या होता है, उसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सदिश रूप को। सदिश रूप देखिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के, ठीक है, और P अपॉन R क्यू।
अब देखिए इसका लिखना चाहें सदिश रूप, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो हम वेक्टर लगा सकते हैं। ये आप कांस्टेंट आपका है, देखो P आपका क्या है, वैद्युत द्रव्य आघूर्ण, ये भी आपकी सदिश राशि है तो इस पर भी हम वेक्टर लगा सकते हैं। और R कैसी दूरी, तो इस पर वेक्टर हम नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत बड़ी दूरी, अगर अल्प दूरी होती तो वेक्टर इस पर हम लगा देते, ठीक है। अब चूंकि अब एक चीज़ ध्यान रखना, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ धनावेश से कहाँ होती है, ऋणावेश की ओर, लेकिन वैद्युत द्रव्य आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी ई की दिशा और पी की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, और विपरीत का मतलब होता है चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सदिश रूप हो गया, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू यहाँ से 1/r³। तो क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभार बन जाता है। क्वेश्चन कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्रव्य कण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्रव्य के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, निश्चित स्थिति में कैसी होती है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ में आया है सभी को तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।